हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास सिक्स के चैप्टर 4 को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लीप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की चैप्टर 4 को रीड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पत्ती। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। आपको करना क्या है, जो अब आपके आसपास जो पत्तियाँ होती है उन्हें देखना है और अपनी नोटबुक में उनका चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे होते हैं? तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि जो पत्ती होती है उन सभी पत्तियों की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे नहीं होते। क्या आम की पत्ती अलग होती है, अमरूद की पत्ती की आकृति अलग होती है, यहाँ आकार अलग अलग होता है, कोई छोटी कोई बड़ी ऐसे होती है, और रंग भी अलग अलग होता है। कोई हल्की डार्क डार्क ग्रीन होती है, कोई हल्की ग्रीन, मतलब कोई ग्रीन होती है नॉर्मली, और कोई किसी पत्ती को देखें तो थोड़ी थोड़ी येलो सी होती है। जब न्यू पत्ती निकलती है तो वो अलग ही कलर की होती है। ये तने से किस प्रकार से जुड़ी हैं? पत्ती के का वह भाग जिसके द्वारा पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वे तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये पत्ती है, उसका वह भाग जिसके द्वारा वे तने से जुड़ी होती है, तने से जुड़ी हो पर्णवृंत कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, पत्ती के चपटे हरे जो भाग होता है उसको फलक कहते हैं। जो चपटा हरा भाग होता है ना, उसे हम फलक कहते हैं। जैसे हमारी हथेली को हम क्या बोलते हैं, पाम, वैसे ही जो चपटा हरा भाग होता है उसे हम फलक कहते हैं। साइड में लेमिला होता है यहाँ पर। पटल। क्या आप अपने आसपास के पौधे की पत्तियों में इन सभी भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होते हैं? वैसे तो लगभग सभी पत्ती में पर्णवृंत होते हैं, लेकिन सभी में नहीं होते। वैसे कुछ पत्तियां जो होती है वो तने से सीधे जुड़ी होती है, कुछ शाखाओं से बहुत दूर जुड़ी होती है, और कुछ में लगभग ज़्यादातर में पर्णवृंत देखने को मिलते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप कि पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी तो देखिए, पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ये उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती है, तो ये क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार करने पर मजबूर कर देगा। जैसे क्रियाकलाप में आपको करना क्या होगा, एक कागज लेना है, उसके नीचे कॉपी ले लो आपकी, और उसमें एक पन्ने के नीचे पत्ते को रख दो, और पत्ती को जिस पन्ने के नीचे रखा है उस पत्ते पर ऊपर से आपको पेंसिल फेरनी है, ऐसे ऐसे से पेंसिल फेर देनी है। तो देखना उस पर पत्ती की छाप छप जाएगी। वैसे बचपन में आपने ये प्रैक्टिकल किया भी होगा सिक्के के साथ, पता है, सिक्के के साथ मैंने तो बहुत किया है। तो देखिए, हम इसको पढ़ते हैं। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज या फिर अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। चित्र 4.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए और इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या ये छाप पत्ती की तरह है? क्या ये जो छाप दिखी है, क्या ये पत्ती की तरह है? तो पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। जो आपको छाप दिखी, उसमें जो रेखित संरचनाएं दिखी, उन्हें हम छाप कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? जो रेखित संरचनाएं होती है पत्ती में, जो हमें रेखित संरचनाएं दिखी, उन्हें हम रेखित संरचनाओं को हम शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य एक मोटी शिरा दिखाई देती है? उसे हम मध्य शिरा कहते हैं। मोटी शिरा जो होती है मध्य में दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि ये डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो ये शिरा विन्यास जलिका रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में ये शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि पौधों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। विभिन्न पौधे की पत्ती जो होती है उसको बिना तोड़े उसके शिरा विन्यास का अध्ययन करना है। अब ये जानने का प्रयास कीजिए कि पत्ती का कार्य क्या है। आखिर पत्ती करती क्या है? तो देखते हैं। क्रियाकलाप करने के लिए आपको, क्रियाकलाप 4 के लिए आपको आवश्यक सामग्री के रूप में एक क्या चाहिए? पौधा चाहिए।
शाकीय पौधा, शाक पौधा चाहिए, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले और कुछ धागा चाहिए। ठीक है, आगे आगे हम देखते हैं, अगला पेज लेते हैं हम। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, सॉरी पेन, 1 मिनट। हाँ, अब देखिए, इस क्रियाकलाप को दिन के समय में करना है, जब धूप खिलती है। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली-भांति संचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना है, स्वस्थ पौधे को लेना है, ठीक है? और यहाँ देखिए एक बार, ये पत्तियों में शिराविन्यास, ये जलिका रूपी शिराविन्यास होता है, और ये जो दिख रहा है ऐसे 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 होता है, समांतर शिराविन्यास होता है, और ये क्या होता है, जलिका रूपी, ऐसे ऐसे जलिका रूपी होता है, ठीक है? उसके अलावा हम आगे देखेंगे, किसी पौधे की पत्ती वाली स्वस्थ पौधा लेना है, और फिर उस पौधे की जो पत्ती वाली शाखा है, चित्र अनुसार एक पॉलीथीन, जो पॉलीथीन होती है, तो आपको क्या करना है, चित्र अनुसार एक पॉलीथीन, कहाँ गया, हाँ, पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। पॉलीथीन की थैली से ढकिए और धागे से बांध दीजिए। पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रखिए। जो खाली थैली होती है उस पर भी आप धागा बांधिए और उसे धूप में रखिए। कुछ घंटों बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं, क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है? तो जो आपने प्लांट के ऊपर थैली बांधी थी उस पर जल की बूंदें दिखाई देगी। क्या आप बता सकते हैं कि ये बूंदें कहाँ से आई? ये क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलिए। स्पेशली बोल रहा है, क्यों? ताकि पौधे को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए। यहाँ पर देखिए, पत्तियाँ क्या कार्य करती है। पारदर्शी कवर ऐसे लगाना है आपको, ऐसे पारदर्शी कवर लगा देना है, फिर ये कार्य क्रियाकलाप हो जाए उसके बाद इस पन्नी को हटा देना है, पॉलीथीन को। आगे देखिए, यहाँ देखिए, जल की ये बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रियाकलाप को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधों की बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा जो पौधे होते हैं वो बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? ताकि हमें ये पता चल सके कि पौधों में ऐसी परिघटना होती है। क्या पौधों में वाष्प उत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते? अगर हम ये नहीं करते तो क्या हम पौधों में वाष्प उत्सर्जन की घटना को देख पाते? अध्याय 3 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिनमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल सकता है। जिनमें जो जल है वो द्रव से ठोस, ठोस से गैस, गैस से वापस से द्रव में बदल जाता है। उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देता है। तो वाष्पीकरण। पत्तियों का और भी क्या कार्य है? पत्तियां जो होती है और क्या कार्य करती है, आइए अध्ययन करते हैं। एक तो पत्तियां वाष्प उत्सर्जन करती है। वाष्प उत्सर्जन होता क्या है? जो पौधों को अधिक मात्रा में जल होता है उसे बाहर निकाल देती है, ठीक है, वाष्प उत्सर्जन करती है। इसके अलावा पत्तियां और क्या कार्य करती है? तो आइए इसके लिए हम क्रियाकलाप 5 देखते हैं। तो देखिए, आवश्यक सामग्री में पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन लेना है। परख नली में एक पत्ती रखिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालिए जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। इस परख नली को जल के आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक कि पत्ती का हरा भाग पूर्णतः बाहर निकल जो हरा रंग है पत्ती में वो पूर्णतः बाहर निकल जाता है। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकाल कर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की बूंदें डालें। क्या आप देखते हैं? अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 1 के खाद्य पदार्थों के विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड उपस्थित है? पत्ती जो ब्लू कलर की नीली नीली सी हो जाएगी, मतलब उसमें स्टार्च है। हमने अध्याय 1 में देखा था कि जो कच्चे आलू में मंड उपस्थित होता है। आलू में ये मंड पौधों के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु जो पत्तियां होती है वो प्रकाश संश्लेषण भी करती है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की एक घटना भी देखने को मिलती है। तो आइए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो,
यहाँ पर आपने पूरा वो पहले वाला जो था वो सारा मतलब दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे पढ़ना है आपको। 1 मिनट, हाँ। देखिए यहाँ पर हरी पत्ती ले लेनी है, उसे परख नली में डालना है, स्प्रिट डालनी है, फिर एक बीकर में डालना है, उसमें जल लेना है, गर्म करना है, तब तक पत्ती अपना रंग ना छोड़ दे, उसे बाहर निकालना है, उस पर आयोडीन विलयन डालना है, बैंगनी रंग प्राप्त करना है, मतलब उसमें स्टार्च है। ठीक है, देखिए क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्प्रिट को गर्म करना होता है, अतः अध्यापक को कक्षा में ये प्रयोग स्वयं करके दिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए रिस्की हो सकता है। ओके, आगे देखिए। पत्तियाँ, इसके अलावा पत्तियाँ क्या करती है भाई, पत्तियों में मंड होता है, वो देखा हमने, स्टार्च होता है, ठीक है, आयोडीन विलयन से। तो उसके अलावा हम क्या देखते हैं, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती है, हरे पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करेगी। अब आएगा इंपॉर्टेंट कार्य। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में, हरे रंग का पदार्थ का नाम बता सकते हैं आप मुझे? क्लोरोफिल। पत्तियां हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं CO2 का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। आगे देखिए, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो मतलब पदार्थ निकलता है उसमें CO2 यूज होती है और O2 निष्कासित होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का ये क्या है, वर्ज्य मतलब अनुपयोगी पदार्थ है, लेकिन हमारे लिए उपयोगी। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो सॉरी पत्तियों अतः अतः पौधों के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। जो पत्तियों में जो भोजन होता है वो मंड के रूप में संग्रहित होता है। यहाँ पर ये करेक्शन कीजिए, गलत लिखा हुआ है मंडल। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए हैं उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। जो तना होता है ना वो पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपने भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों में जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा हो जाता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, ये कार्य जड़ें करती है। आप देखेंगे कि जड़ क्या कार्य करती है, तो जो जड़ें होती है वो पानी को पत्तियों तक पहुंचाती है। जल जो होता है वो जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, जो कि आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। आगे आप देखेंगे जड़। चित्र 4.13 को ध्यान पूर्वक देखिए। पहेली और बूझों में से कौन अपने अधिक और ठीक प्रकार से जल दे रहा है। वैसे जो तना होता है, एक बात बता दूं मैं, तना दो तरफा कार्य करता है। वो कैसे? जो जड़ों के द्वारा जल अवशोषित होता है ना, उसे पत्तियों तक भी पहुंचाता है, और पत्तियों के द्वारा जो फूड बनता है ना, उसे वो जड़ों तक पहुंचाता है। तो हो गया ना इसका दो तरफा कार्य। वैसे ये कार्य जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है, जिन्हें आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं जड़ की कौन सावधानी पूर्वक पौधों में पानी दे रहा है। यहाँ देखिए, ये पहेली है, ये बूझो है। ये प्लांट किसका है? मनी प्लांट है, पौधों में जल दे रहे हैं। पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधों के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। ये जो जल दे रहा है ये बाहर दे रहा है, जो कि सही नहीं है, लेकिन ये जड़ों में जल दे रही है। ये पहेली होशियार है ये आपकी तरह। क्रियाकलाप 6 देखिए। आपको क्या करना है? आवश्यक सामग्री में 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड, कैंची एवं जल ले लेना है। ये क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे में किसी खरपतवार के एक जैसे पौधों को सावधानी से उखाड़िए। खरपतवार इसलिए क्योंकि उसका यूज़ भी नहीं है भाई, और आप किसी उपयोगी पौधे को उखाड़ दोगे तो सही नहीं होगा। इसलिए खरपतवार को लीजिए और सावधानी पूर्वक उखाड़िए। ऐसा ना हो जड़ नीचे रह जाए, पौधा आपके हाथ में आ जाए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। खरपतवार में एक को आप जड़ सहित उखाड़िए, एक को जड़ रहित खरपतवार लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखिए। एक आपको जड़ सहित लेना है और एक जड़ रहित लेना है। फिर उसके अलावा यहाँ देखिए,
पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगाइए और दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप में जड़ के महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए ये एक और क्रियाकलाप करें। आपको पता है कुछ पौधे तने के ऊपर भी जी जाते हैं। जैसे गुलाब का आप तना लगा दोगे ना तो वो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन कुछ पौधे होते हैं जिन्हें जल को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए भाई जड़ की आवश्यकता पड़ती है, वही पहुंचाएगा। तो क्रियाकलाप 7 देखिए। आवश्यक सामग्री मक्के और चने के बीज ले लेने, रुई, कटोरी और जल। 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए, ज़्यादा नहीं भिगोनी है, थोड़ी थोड़ी सिमा देना उसे। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित नवोद्भिद नहीं बन जाए। ठीक है, नवोद्भिद नहीं बन जाए। नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींचा जाता है, क्योंकि आप उसे कुछ सप्ताह के बाद नवोद्भिद न बन जाए, 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद जो होते हैं सरलता से रुई से बाहर खींच जाते हैं या फिर आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं? तो बिल्कुल हमें उन्हें सावधानीपूर्वक खींचना पड़ता है। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि पौधे को भूमि से खींचकर आसानी से अलग नहीं कर पाते, उन्हें मिट्टी से खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए या फिर जकड़े रखती है, तो हमें उन्हें क्या करना है, आसानी से मतलब धीरे धीरे खींचकर अलग करना है। यहाँ पर देखिए रुई में नवोद्भिद, ये चना है, ये मक्का है, इनमें नवोद्भिद देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिए है ना, मिट्टी में उन्हें जकड़े रखती है। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्तरक कहा जाता है। स्थिरता प्रदान कराती है जड़ें मिट्टी में पौधों को। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है। तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता देखी जा सकती है? आइए इसका पता लगाएं। तो जी हाँ, बिल्कुल जड़ों में विविधता देखी जा सकती है। आइए इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। क्रियाकलाप 8 देखिए। चित्र 4.16 एवं 4.16 ए और बी को ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए। क्या ये 4.16 ए के समान दिखती है अथवा चित्र 4.16 बी की तरह? मक्का के पौधों की जड़ें कैसी है? जड़ों की आकृति चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का एवं चना के नाम लिखिए। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती है। बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे आप कि जड़ें 2 के अलावा भी कई प्रकार की होती है। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए पता लगाएं। यहाँ देखिए भैया, आप ये जो दिख रहा है क्या है, ये बता सकते हैं आप? क्या दिख रहा है? क्या लग क्या रहा है आपको? मक्का। और ये चना। यहाँ ऊपर लिखना मक्के की जड़, यहाँ लिखना तने की जड़। ठीक, सॉरी चने की जड़। खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी को खोदकर निकालकर उनकी जड़ों को मिट्टी से धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़, जो सभी खरपतवार होते हैं, कहाँ गया? सभी खरपतवार पौधों की जड़ें खोदकर निकालिए, मिट्टी से धोकर निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो ए की तरह या फिर बी की तरह होती हैं? नेक्स्ट, यहाँ देखिए भाई आप, एक तो यहाँ पर मूसला जड़ दी गई है आपको, सेकंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, ये मूसला जड़ है, इसमें एक ये मेन रूट है, उसके अलावा ये सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स हैं, और यहाँ पर ये पूरी रेशेदार रूट है, फाइब्रस रूट, और ये होती है मूसला जड़ें। यहाँ देखिए, जिन पौधों की जड़ें चित्र 4.17 की तरह है उनकी जड़ों को मूसला जड़ें कहते हैं, तथा छोटी जड़ें जो होती हैं, इन मूसला जड़ों के आसपास जो छोटी जड़ होती है दिखाई देती है, उन्हें पार्श्व जड़ कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 4.14 के समान हैं उनमें कोई भी जड़ नहीं होती। बी के समान है, उनमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती। जिसमें ये मेन रूट है ना, मूसला जड़ मुख्य रूट है, वैसे इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। सभी जड़ें समान दिखाई देती है। इन्हें जकड़ा रूट या रेशेदार रूट या फाइब्रस रूट कहते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार को उनकी जड़ों के आधार पर दो समूह में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों का समूह ए में
तथा रेशेदार वालों को बी में रखिए। समूह ए में पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है। और सेम समूह बी के साथ भी आपको उनका सिरा विन्यास ऐसे ही देखना है। सिरा विन्यास देखने के बाद जो ये भूजो है ना, वो बोलता है कि भूजो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि वे जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी, तो उसके लिए उसको पौधे उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है भाई, क्योंकि वो सिरा विन्यास को देखकर बता सकता है कि वो कौन सी जड़ वाला पौधा है। क्या आपने ध्यान दिया? यहाँ देखिए, क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्ती के सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधे जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी में सही रूप से भर सकते हैं? पौधे का नाम लिखिए, सिरा विन्यास और जड़ का प्रकार। जैसे आपने कभी किसका पौधा लूँ, ये तो यहाँ पर इन्होंने मतलब वो लिए हैं, सारे जितने भी वो होते हैं खरपतवार होते हैं वो हैं ये सब। तो यहाँ देखिए, पौधों के नाम लिखिए। पौधों के नाम में आप पहला क्या ले सकते हैं, जैसे आप आम का पौधा लेंगे, सिरा विन्यास जलिकावत होगा। जड़ का प्रकार जो होगा वो मूसला होगा। उसके अलावा गेहूँ पौधों का नाम अगला ले लो, सिरा विन्यास समांतर होगा, जड़ का प्रकार अपस्थानिक जड़ें रेशेदार। हमने देखा कि जड़ मिट्टी में जल का अवशोषण करती है। जो जड़ें होती है वो मिट्टी से जल को अवशोषित करती है, तथा जो तना होता है वो जल एवं खनिजों को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। ये भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली और शकरकंद, सलजम, टेफियोका आदि को हम खाते हैं, जो कि जड़ें होती है। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं, जैसे हम तने को भी खाते हैं, पत्ती को भी खाते हैं। कई सारे पार्ट है प्लांट के जिन्हें हम खाते हैं, क्योंकि वह भोजन भंडारित हो जाता है। हम तना दो तरफा कार्य करता है। पहला क्या करता है, जड़ों ने जो पानी अवशोषित किया उसे पत्तियों तक या प्लांट के अन्य भागों तक उस जल को पहुंचाता है। कौन? तना। बड़ी कक्षाओं में आप इसे जाइलम को देखेंगे। और उसी के अलावा पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फूड बना स्टार्च या मंड के रूप में जो संचित होता है, उसे जड़ों तथा प्लांट के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? तना। तो दो तरफा कार्य कर दिया तने ने। क्या आप ये बता सकते हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? तो मैं ये बता चुकी हूँ चित्र में, है ना। देखिए, सॉरी, इसको जूम करेंगे। आइए देखिए चित्र में, अरे यार, यहाँ देखिए, अब देखिए लिखिए कि तने के कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे। तो भाई जड़ों के द्वारा जो जल अवशोषित हुआ वो ऊपर की ओर जाएगा, और जो पत्तियों द्वारा भोजन बना वो नीचे की ओर आएगा। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे? पुष्प या फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्लांट का मुख्य मतलब प्लांट का क्या है, ये प्लांट में प्रजनन के लिए क्या जरूरी है? पुष्प। तो आगे हम पुष्प के संरचना के बारे में, बाकी पुष्प क्या होता है, इन सब के बारे में हम रीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जब आप इसको रीड कीजिए, आई होप आपको सब कुछ समझ आएगा। अगर कोई भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चंस पूछना हो तो कमेंट कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।